गुड इवनिंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी एईएन के लिए हमने हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास रखने की जो होती है वो कभी सोची है, जिसमें हम लोग जो होता है फर्स्ट आज हम सोइल की मैराथन क्लास जो होता है वो शुरू करेंगे। सोइल को हम कम से कम 2 या 3 लेक्चर में जो होता है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन जो होता है वो कहता है इसमें से पुटअप जो होगा वो हो सकते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ भी जो होगा वो इसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आज हम सोइल की मैराथन क्लास जो होता है वो कहता है शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स जो होता है वो क्या था, किसको कहा जाता है? कार्ल टरजागी को जो होता है वो कहता है कहा जाता है फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स का। अगर हमको क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स जो होता है वो कौन होता है, तो वह जो होता है वो टरजागी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सोइल, सोइल जो होती है वो किससे मिलकर बनेगी? सोइल जो होगी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से मिलकर जो होती है वो कैसी बनती है। कि अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में जो होता है वो समझें तो जब भी हमारे पास रॉक्स जो होगी वो क्या होगी? टूटेगी। रॉक्स जो होगी वो क्या होगी? टूटेगी। तो उसके पार्टिकल जो होंगे या तो वहीं पर जो होता है वो क्या होता है कलेक्ट हो जाएंगे, और या वहां से जो होता है वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो होगा वो चले जाएंगे। तो इसको जो होगा वो क्या क्लासिफिकेशन हम सोइल में और डिस्कस करेंगे। यदि हम अभी डिस्कस करना चाहें तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं कि रेजिडुअल सोइल जो होती है जहां पर आपके पास जो होता है वो कहते हैं पार्टिकल वहीं पर जो होता है वो कहते हैं टूट कर रुक जाते हैं, तो वो हमारे पास रेजिडुअल सोइल कहलाती है। और ट्रांसपोर्टेड सोइल जिसमें आपके पास पार्टिकल जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो यहां पर तो हमने सिर्फ सोइल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक जो होगी, रॉक के टूटने से बनेगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? सोइल जो होगी वो कहलाएगी। और फादर ऑफ सोइल जो होगा वो क्या कहलाएगा? टरजागी को जो होगा वो हम बोलेंगे। अब उसके बाद जब फॉर्मेशन ऑफ सोइल होगी या सोइल जो होगी बनेगी तो 2 वेदरिंग से जो होगी वो बनेगी। एक तो होगी फिजिकल वेदरिंग और एक होगी आपके पास केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब जो होता है वो क्या होता है? ये है कि आपके सोइल पार्टिकल का जो होता है वो कहता है अलग अलग हो जाना। सोइल पार्टिकल का अलग अलग या सेपरेट जो होता है वो हो जाना, वो हमारे पास क्या कहलाती है? फिजिकल वेदरिंग कहलाती है। बट फिजिकल वेदरिंग में जो होती है वो कहते हैं हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहां पर केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो सोइल का चेंज नहीं होता है। सोइल का केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, और उसमें जो होता है वो कहते हैं ग्रेवल और सैंड जो होता है वो कहते हैं ऐसी सोइल में क्लासिफाइड किए जाते हैं। वहीं अगर अपन केमिकल वेदरिंग की देखें तो इसमें जो होगा वो क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो सोइल का वो जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और इसमें जो होगा क्लासिफाइड क्या हो जाएगी? सिल्ट और क्ले को जो होगा वो हम इसमें क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा हमने? फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स जो होगा वो टरजागी हो जाएंगे। डेफिनेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ सोइल 2 टाइप का होगा, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में जो होगा सोइल के पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, बट उसमें से आपका केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। जबकि केमिकल वेदरिंग में जो होगा वो क्या होगा? आपका केमिकल कंपोजिशन जो होगा सोइल का वो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके एग्जांपल जो होंगे ग्रेवल और सैंड हो जाएंगे, ये आपके पास सिल्ट और क्ले जो होगी वो हो जाएगी। आप इतना जो होता है कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ट्रांसपोर्ट एजेंसी का अभी हमने ये देखा था कि सोइल का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। या तो सोइल जो होगी वो क्या होगी? पेरेंट रॉक से टूटकर वहीं पर जो होगी वो क्या होगी? स्टेब्लिश हो जाएगी या वहीं पर रुक जाएगी, या फिर सोइल जो होगी वो क्या होगी? ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू जो होगी वो क्या होगी? कहीं पर ले जा दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें रेजिडुअल सोइल जो होगी। रेजिडुअल सोइल का मतलब जो होगा वो क्या होगा? कि आपके पास जो रॉक है वह टूटी है और वहीं पर जो होगी वो क्या होगी? आपकी सोइल जो हो गई वो क्या होगी? स्टेब्लिश हो गई है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? रेजिडुअल सोइल जो होगी वो कहलाएगी। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेड सोइल जो होगी, ट्रांसपोर्टेड सोइल, रेजिडुअल सोइल जो होगी वो ट्रांसपोर्टेड सोइल के अंदर नहीं आएगी। तो रेजिडुअल सोइल आपके अलग पार्ट है, जिसमें आपके पास जो होगी वो क्या होगी? रॉक जो होगी वो वहीं पर आकर जो होगी वो क्या होगी? स्टेब्लिश हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेड सोइल में आपके पास ये सभी टाइप जो होंगे वो आएंगे, जिसमें आपके पास लेक्यूस्ट्रेन सोइल, मेरीन सोइल, एलुवियल सोइल, एओलाइन सोइल, ग्लेशियल सोइल और कोल्यूवियल सोइल जो होगी वो आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें लेक्यूस्ट्रेन सोइल जो होती है वो क्या होती है? तो लेक्यूस्ट्रेन सोइल ऐसी सोइल जो डिपॉजिट कहाँ होती है? बॉटम ऑफ लेक। बॉटम ऑफ लेक में जो होती है वो कहती डिपॉजिट होती है, तो वो क्या कहलाती है? आपके पास लेक्यूस्ट्रेन सोइल कहलाएगी। नेक्स्ट आएंगी मेरीन सोइल, बॉटम ऑफ सी, जो सी पे डिपॉजिट होगी। नेक्स्ट आएगी एलुवियल सोइल।
ऐसी सोइल जो रिवर या वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो होता है वो कहते ले जाई जाए तो वो हमारे पास कहलाएगी एल्यूवियल सोइल। एओलाइन सोइल, ऐसी सोइल जो कि एयर के थ्रू जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो होती है वो ले जाई जाती है तो वो हमारे पास एओलाइन सोइल हो जाएगी। ग्लेशियल सोइल, बाय ग्लेशियर के थ्रू जो होती है वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या ग्लेशियर में जो होती है वो कहती है जो डिपॉजिट होती है वो हमारे पास ग्लेशियल सोइल। कोलुवियल सोइल जो होगी ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ये होगा कि हम जानते हैं कि टॉप से बॉटम पर जो होती है वो कहती है सोइल, यदि आपके पास जो होती है वो कहती है ट्रांसपोर्ट होकर आती है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कोल्यूवियल सोइल जो होगी वो कहलाएगी। तो यहां पर हम देखें तो मेन चीजें जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी कि लेकिस्ट्रेन सोइल, तो हमें लेक से याद करना है, खाली बॉटम ऑफ लेक, सी, रिवर, एयर, यहाँ पर ग्लेशियर और ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी जो होगा वो होगा। अब अगर हम देखें तो एओलाइन सोइल का अगर हमसे एग्जांपल जो होता है वो कहते पूछ लेता है तो एओलाइन सोइल का एग्जांपल जो होगा वो लॉसेस सोइल होगी। लॉसेस सोइल जो होगी वो क्या होगी, अदर सोइल में जो होगी वो क्या काउंट की जाती है, जो हम आगे देखेंगे कि लॉसेस सोइल जो होती है वो होती क्या है। फिर उसके बाद अगर ग्लेशियल सोइल का अगर हमसे एग्जाम्पल पूछे तो ग्लेशियल सोइल का एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट और टिल जो होगा वो हमारे पास ग्लेशियल सोइल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अकॉर्डिंग जो होती है वो हमारे पास सोइल इतने टाइप की हो जाएगी। और रेजिडुअल सोइल क्या होती है, रेजिडुअल सोइल हम देख चुके हैं कि जो कि पेरेंट रॉक पर ही जाकर जो होती है वो जम जाती है। और ट्रांसपोर्टेड का मतलब ये होगा कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जा रही है तो किस किस के थ्रू जो होती है वो जा रही है, यहाँ पर आपके पास बॉटम ऑफ लेक हो गया, यहाँ सी हो गया, या रिवर हो गया, एयर हो गया और ग्लेशियर्स हो गया और ग्रेविटी जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से जो होगा वो क्या सोइल का क्लासिफिकेशन ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अकॉर्डिंग जो होगा वो किया जाएगा। तो रेजिडुअल सोइल और ट्रांसपोर्टेड सोइल क्या होती है, इसमें मेन चीज जो होती है वो हमें ध्यान रखनी है कि एल्यूवियल सोइल में जो होगा ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, एओलाइन सोइल बाय एयर जो होगा वो हो जाएगा। तो ये चीजें जो होती है वो हमको इंपॉर्टेंट जो होती है वो रखनी है, कौन सी सोइल किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट जो होगी वो की जाएगी। आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने रेजिडुअल सोइल और ट्रांसपोर्टेड सोइल को जो होता है वो कहते हैं कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम देखें उसके अदर टाइप की सोइल जो होती है वो कहती कौन सी आती है, जिसमें से क्वेश्चन जो होता है वो पूछे जा सकते हैं। तो एक तो बेंटोनाइट सोइल आएगी, ब्लैक कॉटन सोइल और लॉसेस सोइल जो होगी वो आएगी। बेंटोनाइट क्ले में जो होता है वो कहता है हमको इतना याद रखना है कि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्या होता है, मोंटोमोरिनोनाइट जो होता है वो होगा, हाई प्लास्टिसिटी शो करेगी, हाई श्रिंकेज शो करेगी और हाई स्वेलिंग जो होगी वो शो करेगी। हाई स्वेलिंग का मतलब ये है कि जब जो होगा वो क्या होगा, वाटर टेबल हाई होगा तो इसमें स्वेलिंग जो होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है। फिर ब्लैक कॉटन सोइल में जो होगा वो क्या होगा, ब्लैक कॉटन सोइल में भी सेम यही प्रोसेस होगा, हाई मोंटोमोरिनोनाइट जो होगा वो होगा, इसकी बीरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कहते काफी लो होगी। और ये कैसे बनेगी, केमिकल वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट से जो होगी वो बनेगी। फिर उसके बाद लॉसेस सोइल, लॉसेस सोइल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, मोंटोमोरिनोनाइट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर ही बनी नहीं होती है और ये डिपॉजिटेड बाय विंड होती है। ये क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जा सकता है कि भाई लॉसेस सोइल जो होती है वो डिपॉजिटेड बाय किससे होती है, विंड से जो होती है वो होती है। तो ब्लैक कॉटन सोइल और बेंटोनाइट क्ले जो होता है वो दोनों मोंटोमोरिनोनाइट से ही बनेंगे। लॉसेस सोइल जो होगी वो भी मोंटोमोरिनोनाइट से ही बनेगी, बट डिपॉजिटेड बाय क्या हो जाएगी, विंड जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दो अदर टाइप की सोइल जो होती है वो और कौन सी होती है, टफ का जो नेचर होता है वो क्या, स्मॉल ग्रेन पार्टिकल है, मतलब स्मॉल साइज पार्टिकल जो होंगे वो होंगे। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड बाय क्या होगी, विंड, मतलब हवा के थ्रू जो होती है वो कहते एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाएगी ताकि। और स्मॉल ग्रेन मतलब स्मॉल साइज पार्टिकल जो होंगे वो इसके होंगे। ग्लेशियल और टिल की बात करें तो डिपॉजिटेड बाय आइस होगी। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि यह जो होगी वो क्या होगी, एयर और वाटर से जो होता है वो डिपॉजिटेड नहीं होती है, ये सिर्फ आइस से ही डिपॉजिट हमारी होगी। तो इस तरह से हमारे पास सोइल का क्लासिफिकेशन रेजिडुअल और ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोइल फेज डायग्राम। सोइल फेज डायग्राम जो होता है वो जनरली हम जानते हैं कि 3 फेज और 2 फेज डायग्राम जो होगा वो होगा। अगर एयर, वाटर और सोइल सॉलिड तीनों जो होता है वो कहते हैं उसमें मिले हुए हैं तो वो हमारे पास कहलाता है 3 फेज डायग्राम। यदि एयर और सोइल सॉलिड मिले हैं वो भी 2 फेज कहलाएगा, और वाटर और सोइल सॉलिड मिले हैं
वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, टू फेज डायग्राम जो होगा वही कहलाएगा। जब थ्री फेज डायग्राम में आपके पास एयर, वाटर और सोइल सॉलिड तीनों जो होता है वो कहते हैं मिले हुए होते हैं, तो ये हमारे पास पार्शियली सेचुरेटेड सोइल जो होती है वो कहलाती है। यह सोइल जो होगी वो क्या कहलाती है, पार्शियली सेचुरेटेड सोइल। अब ये देखिए कि यहां पर इस टू फेज डायग्राम में सिर्फ हमारे पास एयर और सोइल ही है, तो एयर और सोइल है मतलब हमारे पास वाटर कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी सोइल कहलाएगी, ड्राई सोइल कहलाएगी। सेकंड थर्ड चीज पर जो होता है हम आते हैं, अगर वाटर और सोइल सॉलिड है तो एयर कहीं भी नहीं है, तो पूरे जो सोइल के वॉइड्स है वो कंप्लीटली जो होता है वो कहते हैं वाटर से फिलअप है। इस कारण से यह जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सेचुरेटेड सोइल कहलाएगी। तो थ्री फेज डायग्राम अगर होता है, अगर थ्री फेज डायग्राम का अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन कि थ्री फेज डायग्राम किस सोइल के टाइप में आएगा, तो वो पार्शियली सेचुरेटेड सोइल में आएगा। टू फेज डायग्राम जो होगा वो, टू फेज डायग्राम अगर एयर और सोइल इंक्लूड है तो वो ड्राई सोइल में आएगा, और अगर वाटर और सोइल सॉलिड इंप्रूव है तो वो आपके सेचुरेटेड सोइल में जो होगा वो आएगा। सेचुरेटेड सोइल जो होगा जिसमें सभी सोइल के वॉइड्स जो होता है वो वाटर से फिलअप हो। अब यहां पर हम देखें VA, VW, VS जो हमने लिखा है, तो A मतलब हो जाएगा एयर और V मतलब हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। यहां पर भी वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड जो होगा वो होगा। तो इस तरह से सोइल का जो होता है थ्री फेज और टू फेज डायग्राम जो होता है वो इस तरह से होता है, और फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग सोइल को तीन भागों में जो होता है वो कहता है हमने डिवाइड कर दिया है। ये आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल को जो होगा वो डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सोइल की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में हमने सीरियल नंबर, प्रॉपर्टीज और उसके फॉर्मूलाज जो होता है वो लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है VB अपॉन VS। VB जो होता है वो कहता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। हमको ध्यान रखना है कि E की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमेशा आपकी ग्रेटर देन ऑफ जीरो ही होगी। E की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ऑफ जीरो ही जो होती है वो होती है। नेक्स्ट आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है VB अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। तीनों टाइप के अगर आप वॉल्यूम मिला देते हो तो वो आपके पास टोटल वॉल्यूम जो होगा वो बन जाएगा। इसकी लिमिट आपके पास होगी 0 से 1, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 1 जो होगी वो इसकी लिमिट होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम डिनोट करते हैं SR से। SR का फॉर्मूला होगा VW अपॉन VB, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसकी लिमिट भी 0 से 1 होगी, पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, इस इक्वल टू का जो होता है वो कहता है हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी जो होता है वो कहता है हमसे पूछ सकता है कि भाई आपके पास लिमिट जो होगी वो क्या होगी, तो 0 से 1 भी ऑप्शन में हो सकता है, और 0 से 1 में फिर नीचे इक्वल टू लगा हुआ भी जो होता है वो ऑप्शन में हो सकता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो कहते हैं ये है कि हमारे पास जब भी 0 से 1 की लिमिट आएगी तो उसमें सिर्फ पोरोसिटी में इक्वल टू नहीं आता है, सिर्फ पोरोसिटी में इक्वल टू नहीं आता है, बाकी सभी में जितने भी अभी हम 0 से 1 की लिमिट वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जो होगा वो आएगा। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि पोरोसिटी में 0 से 1 में इक्वल टू नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट हो जाएगा WW अपॉन WS। WW का मतलब होता है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सोइल सॉलिड। नेक्स्ट आता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा वो होगा, इसकी लिमिट भी 0 से 1 है। अब देखिए इसमें भी इक्वल टू हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स का फॉर्मूला होता है VA अपॉन V, जिसको हम NA से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है गामा S अपॉन गामा W। गामा जो होता है ये हमारे पास गामा है। गामा जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिट वेट कहलाता है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होता है वो दो तरह से हम लेते हैं। न्यूमेरिकल यदि हमारे पास कभी भी आता है तो हम ये देखेंगे कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा, और एक 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो होगा। तो हमको ऑप्शन को जो होता है वो ध्यान से पढ़ना है कि ऑप्शन में हमारे पास आंसर किस वे में पूछा है। अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो हम 1 ग्राम पर सेंटी 1 गामा W जो होता है वो 1 लेके कर देंगे, और अगर हमको मीटर में पूछा है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में तो 9.81 लेके हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा गामा अपॉन गामा W। गामा हमारे पास यूनिट वेट है और गामा W जो होता है वो क्या था, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा।
यूनिट वेट के बारे में आगे हम और डिस्क्रिप्शन से जो होगा वो पढ़ेंगे कि यूनिट वेट जो होता है वो क्या होता है। अब हमको ये रिलेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो हमेशा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो होती है वो ज्यादा होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा होगी। तो ये फॉर्मूले में से तो आपको कोई सा भी फॉर्मूला वो पूछ सकता है, बट मेनली ये लिमिट हमको ध्यान रखनी है। लिमिट याद करने में मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि इक्वल टू जो होता है वो किस में नहीं आ रहा है वो हमें याद करना है, किस में आ रहा है ये याद नहीं करना है, किस में नहीं आ रहा है। तो 0 से 1 अगर आप देखो पोरोसिटी में आपका इक्वल टू नहीं आ रहा है तो आपकी सीधी सी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 पोरोसिटी, उसमें इक्वल टू नहीं आता है। बाकी सभी में देखिए एसआर में आपके पास जो होता है इक्वल टू आता है, एसी में आपके पास इक्वल टू आता है। अभी हम आगे जो होता है वो और पढ़ेंगे, उसमें भी हमारे पास इक्वल टू आएगा। तो हमें ये चीज जो होती है वो ध्यान रखनी है। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉइल की प्रॉपर्टीज में रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम का मतलब जो होता है वो क्या होता है, आपका मैक्सिमम वॉइड रेशियो। ई नेचुरल का मतलब जो होता है नेचुरल वॉइड रेशियो, और मिनिमम वॉइड रेशियो जो ई का मतलब आपका वॉइड रेशियो है जो हम पढ़ के आए हैं पीछे, वीवी अपॉन वीएस जो होगा, जो ई की वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन ऑफ 0 होती है। अब उसके बाद इसमें दो चीजें जो होती है वो इंपॉर्टेंट याद रखने की हमको, कि यह इसकी लिमिट जो होती है वो क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए की जाती है। डेंसिटी इंडेक्स जो फाइंड किया जाता है वो हमारे पास कोहेजनलेस सॉइल के लिए फाइंड किया जाएगा। सेकंड जो होगी वो क्या होगी, इसकी लिमिट जो होगी वो क्या होगी, 0 से 1 जो होगी वो इसकी लिमिट होगी। और यहां पर दोनों तरफ आप देखिए इक्वल टू आएगा। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिर्फ पोरोसिटी में इक्वल टू नहीं आएगा, बाकी सभी में जो होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल टू आएगा। अब डेंसिटी इंडेक्स की जो होती है वो कहते हैं एक टेबल होती है, इसमें से भी क्वेश्चन जो होता है वो पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास डेंसिटी इंडेक्स 0 से 15% के बीच में है तो वो किस टाइप की सॉइल है, वेरी लूज सॉइल कहलाएगी। अगर आपके पास डेंसिटी इंडेक्स 15 से 35 है तो लूज सॉइल, 35 से 65 है तो मीडियम डेंस, 65 से 85 है तो डेंस, और 85 से 100 है तो वेरी डेंस जो होगी वो होगी। तो इस तरह से बीच में से कोई सा भी क्वेश्चन हमको पूछ ले कि डेंसिटी इंडेक्स अगर किसी सॉइल का 35 से 65% के बीच में है तो वो किस टाइप की सॉइल होगी, तो वो जो होगी वो आपके पास मीडियम डेंस जो होगी वो सॉइल होगी। इस तरह से हमको इस टेबल को याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा डी अपॉन गामा मैक्सिमम। गामा डी जो होता है वो कहता है आपका ड्राई यूनिट वेट होगा, और गामा मैक्सिमम जो होगा वो मैक्सिमम आपका यूनिट वेट हो जाएगा। यूनिट वेट के बारे में हमने नीचे डिस्कस किया है कि यूनिट वेट जो होंगे वो टोटल मिला के 4 टाइप के यूनिट वेट जो होते हैं वो जनरली हम काम में लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिट वेट होगा आपका बल्क यूनिट वेट, जिसको हम गामा से डिनोट करेंगे। गामा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा W अपॉन V। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट में कुछ नहीं करना हमको, देखिए W के पास हमने D लगा दिया है, D मतलब ड्राई हो गया तो WD अपॉन V हो गया। सेचुरेटेड यूनिट वेट के बाद हमने यहाँ पे सेचुरेटेड लगा दिया तो सेचुरेटेड का फॉर्मूला बन गया। सबमर्ज यूनिट वेट का फॉर्मूला होगा गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W। गामा W के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होगा वो होगा। तो इसमें हमको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। एक हमारे पास होगा गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W, जिसमें हम टोटल सेचुरेटेड सॉइल में से अगर हम गामा W या यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होता है वो माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, गामा सबमर्ज आ जाता है। या फिर हम गामा सेचुरेटेड का जो होता है वो कहता है हाफ कर देते हैं, गामा सेचुरेटेड का हाफ कर देते हैं तो भी हमारे पास क्या आ जाता है, गामा सबमर्ज जो होता है वो आ जाता है। तो इस तरह से डेंसिटी इंडेक्स में भी देखिए इक्वल टू आया है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन हमको पूछ सकता है, ये बहुत सिंपल है। गामा है तो यहाँ पे W अपॉन V जो होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। D है ड्राई है तो यहाँ D आ जाएगा, सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सबमर्ज के, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W और हाफ ऑफ गामा सेचुरेटेड जो होगा वो आपका हो जाएगा। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज जो होती है वो पढ़ी है कि वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो सभी के बीच में क्या रिलेशन होगा, उन रिलेशन से जो होता है कौन से फॉर्मूले जो होता है वो डेवलप होते हैं। इन रिलेशन से ही जो होता है वो कहते हैं 1 से 2 क्वेश्चन जो हो गए वो हमारे बनेंगे। तो इनमें से हमको कोई सा भी रिलेशन जो होता है वो नहीं छोड़ना है। इनमें हमको जो होता है वो कहते हैं सभी रिलेशन जो होगा वो याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है n अपॉन 1 माइनस n। फिर आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी इज इक्वल टू
E अपॉन 1 प्लस ई, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ESR हो जाएगा। बहुत ही फेमस रिलेशन जो होता है वो होता है, और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो होगा वो है। नेक्स्ट आएगा NA हम जानते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स, NA इज इक्वल टू N डॉट AC, N पोरोसिटी हो जाएगा, AC आपका एयर कंटेंट जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा एयर कंटेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1 माइनस SR। फिर आएगा गामा डी, गामा डी का मतलब होता है ड्राई यूनिट वेट, गामा डी इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E हो जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ गामा अगर हमको पूछे, यूनिट वेट पूछे तो G प्लस ESR गामा W अपॉन 1 प्लस E हो जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूले से जो होगा वो ये तीनों फॉर्मूले जो होता है बना सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हमारे पास ड्राई सोइल का पूछेगा तो ड्राई सोइल में आपके पास क्या है, SR इक्वल टू 0, और जब आपके पास ड्राई सोइल में SR इक्वल टू 0 है तो ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। तो बचा कितना हमारे पास G गामा W अपॉन 1 प्लस E। फिर वो पूछता है गामा सेचुरेटेड, गामा सेचुरेटेड में आपके पास SR इक्वल टू क्या है 1, तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E। अब गामा सबमर्ज में आपको पूरा डिराइव करना पड़ेगा, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W होता है, तो गामा सेचुरेटेड में से अगर आप गामा W को माइनस करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा गामा W G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E। नेक्स्ट हमारे पास गामा D का फॉर्मूला 1 माइनस NA G गामा W अपॉन 1 प्लस WG हो जाएगा, और लास्ट हमारे पास E इज इक्वल टू G गामा W अपॉन गामा D माइनस 1 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो होता है, प्रॉपर्टीज के रिलेशन है जिसमें से जनरली क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो कहता है मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट जो होता है वो होता है वाटर कंटेंट को, किसी भी सॉइल सैंपल होगा, कोई भी सॉइल सैंपल जो होता है वो आपका होता है, तो उसमें वाटर कंटेंट को जो होता है वो कहता है फाइंड करने के मेथड जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास मेथड आएगा ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में आपको जो जो चीज़ें याद करनी है वो चीज़ें जो होती है वो कहते हैं यहाँ पे मार्क करी है। सबसे पहला अगर पूछेगा कि सभी वाटर कंटेंट मेथड में से एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो वो हमारा ओवन ड्राइंग हो जाएगा। ओवन ड्राइंग जो होता है वो कौन सा मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। फिर ओवन ड्राइंग के लिए जनरली टेम्परेचर जो होता है वो कितना रखा जाता है, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, और 24 आवर्स के लिए रखा जाता है। तो ऑर्गेनिक सोइल के लिए जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर आपका 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इनऑर्गेनिक सोइल के लिए जो होगा वो टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो हो जाएगा। टाइम हमारे पास 24 आवर्स है। इसका फॉर्मूला जो होगा W3 माइनस W2 अपॉन W3 माइनस W1 जो होगा वो हो जाएगा। अब हम देखें कि W1 W2 W3 जो होता है वो यहाँ पर क्या है, तो W1 हमारे पास है वेट ऑफ कंटेनर, W2 है हमारे पास वेट ऑफ कंटेनर प्लस मोइस्ट सोइल, मोइस्ट सोइल आता है या फिर वेट सोइल आता है, दोनों ही चीज़ें जो होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। W3 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सोइल जो होगी वो हो जाएगी। तो इस तरह से हमको ये फॉर्मूला भी याद करना है। इसमें जनरली जो होता है वो कहते हैं इसका टेम्परेचर जो होता है वो पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि वाटर कंटेंट मेथड में से जो होगा वो सबसे एक्यूरेट मेथड जो होता है वो कौन सा होगा, तो सबसे एक्यूरेट मेथड जो होता है वो आपका ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है वो होता है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड मेथड जो हमारे पास वाटर कंटेंट निकालने का जो होता है वो आएगा पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड में भी क्या है, लेबोरेटरी मेथड है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कहते हैं हमें जो ध्यान रखनी है वो ये देखनी है कि ये मेथड कब यूज़ होगा, जब किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो गिवन होगी। यदि किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन नहीं है तो आप वाटर कंटेंट जो होगा वो ओवन ड्राइंग से ही निकालोगे। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो अपन पिक्नोमीटर मेथड जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन नहीं है तो हम वाटर कंटेंट मेथड में ओवन ड्राइंग मेथड की तरफ ही जाएंगे। अब ये कौन सी सॉइल के लिए किया जाता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए, और इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या था 900 ml जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमको ये याद रखना है, W2 माइनस W1 W3 माइनस 1 2 3 4 से याद करना है, G माइनस 1 अपॉन G। देखिए यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रहा है, जब तक हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता नहीं होगी तब तक हम इस मेथड को नहीं कर सकते। सेकंड आएगा फील्ड सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड जो होता है वो आपका फील्ड मेथड है। यह कब यूज किया जाएगा, जब आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा, तब ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा एल्कोहल मेथड।
एल्कोहल मेथड भी जो होता है वो एक तरह का आपके फील्ड मेथड है। तो इस तरह से अभी जितने भी मेथड अपन ने पढ़े हैं तो उसमें ओवन ड्राइंग और पिक्नोमीटर मेथड जो होता है वो आपके पास लेबोरेटरी मेथड में आया है। बाकी सेंट बाथ और एल्कोहल मेथड जो होता है ये दोनों हमारे पास फील्ड मेथड में जो होता है वो आए हैं। ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटर कंटेंट निकालने के नेक्स्ट मेथड आएंगे कैल्शियम कार्बाइड मेथड, टॉर्शन बैलेंस मेथड और रेडिएशन मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में देखिए सबसे आपको क्विक, सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो होता है वो क्या बना कि भाई अगर सबसे एक्यूरेट मेथड पूछे तो ओवन ड्राइंग मेथड, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जब पता हो तब आप कौन सा मेथड जो होता है वो यूज करोगे तो वो आपके पास हो जाएगा पिक्नोमीटर मेथड। यदि आपके पास कौन सा क्विक मेथड है वाटर कंटेंट निकालने का, सबसे क्विक मेथड जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होगा वो हो जाएगा 5 से 7 मिनट जो होगा वो लेगा। यहां पर जो होगा वो क्या था, एसिटिलीन गैस जो होगी, एसिटिलीन गैस जो होगी वह जो होगी वो यहां पर प्रोड्यूस जो होती है वो क्या होगी। नेक्स्ट आ जाएगा टॉर्शन बैलेंस मेथड। टॉर्शन बैलेंस मेथड जो होता है वो कहता है आपका लेबोरेटरी मेथड है। फर्स्ट यहां पर इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। यह जो होता है वो कहता है कोस्टली मेथड जो होता है वह जो होता है वो होगा। और फिर उसके बाद रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें किसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड अगर पूछे तो इंफ्रारेड रेडिएशन में हमारे पास टॉर्शन बैलेंस मेथड जो होगा वो आ जाएगा, और इंफ्रारेड कॉस्टली मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड में क्विक मेथड है, और एसिटिलीन गैस जो होती है वह जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। एसिटिलीन गैस मतलब C2H2 जो होगी वो गैस जो होगी वो यहाँ से प्रोड्यूस जो होगी वो आपके पास हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर दोनों में क्लासिफाइड करके पूछे तो लेबोरेटरी मेथड कौन कौन से हैं, तो लेबोरेटरी मेथड में देखिए हमारे पास जो हो जाएगा वो ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड और टॉर्शन बैलेंस मेथड जो होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, जो फील्ड मेथड की जो होगा यदि अपन बात करें तो हमारे पास फील्ड मेथड में जो होंगे आपके पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो होता है सैंड बाथ मेथड हो सकता है, और हमारे पास जो होता है वो कहता है रेडिएशन मेथड। जो रेडिएशन मेथड को हम जो होगा वो ऐसे भी लेबोरेटरी मेथड में ही जो होगा वो गिनेंगे। अब मेन चीज़ें हमको याद रखनी है, हमने देखा कि ओवन ड्राइंग में क्विक मेथड मतलब एक्यूरेट मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पता हो तो पिक्नोमीटर मेथड क्विक मेथड है, तो एक आपके पास कैल्शियम कार्बाइड, इंफ्रारेड, टॉर्शन बैलेंस और रेडिएशन मेथड में कोबाल्ट 60 जो होता है वो आपके पास यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास वाटर कंटेंट के मेथड होंगे, आप इनको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है किसी भी सॉइल की, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड करोगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फॉर्मूला हमको जो होता है वो याद रखना है, W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 इंटू 100 जो होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के मेथड जो होता है वो हमसे पूछता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो होता है ये मेथड हो जाएंगे कोर कटर, वाटर डिस्प्लेसमेंट, सैंड रिप्लेसमेंट, वाटर बैलून मेथड और रेडिएशन मेथड जो होगा वो होगा। अब इसमें से जो होता है वो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, फर्स्ट तो यही पूछ सकता है कि भाई इनमें से जो होता है वो कहते हैं कौन सा जो होता है वो कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेथड है, कौन सा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास बन सकता है। और नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास दूसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि भाई कौन सी सोइल के लिए जो होता है वो ये यूज किया जाता है, किस टाइप की सोइल के लिए जो होगा वो ये चीज जो होगी वो यूज की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें कि कोर कटर की बात करें तो कोर कटर जो होगा वो क्या होगा, कोहेसिव सोइल के लिए यूज किया जाता है। इसका वॉल्यूम जो होता है वो 1000 cc होता है। गामा इज इक्वल टू W अपॉन V, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट हो जाएगा सोइल का, वॉल्यूम जो होगा वो आपके पास 1000 cc है, फिर हो जाएगा। और यहाँ पर गामा D इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस W जो होगा वो हो जाएगा। गामा हमारे पास यूनिट वेट हो जाएगा, W आपके पास वाटर कंटेंट जो होगा वो हो जाएगा। सेकंड आएगा वाटर डिस्प्लेसमेंट। वाटर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कोहेसिव सोइल के लिए यूज किया जाता है। थर्ड आता है सैंड रिप्लेसमेंट। सैंड रिप्लेसमेंट जो होता है वो हार्ड सॉइल और ग्रेवल के लिए यूज किया जाता है। वाटर बैलून मेथड और रेडिएशन मेथड जो होता है वो ऐसे मेथड होते हैं जो कि सभी टाइप की सॉइल के लिए जो होता है वो यूज किए जा सकते हैं। वाटर बैलून और रेडिएशन मेथड सभी टाइप की सॉइल के लिए जो होता है यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम हमको जो होता है वो कहते हैं सैंड रिप्लेसमेंट और कोर कटर मेथड के बारे में जो होता है वो पूछ सकता है कि कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो होता है वो किस लिए यूज किए जाते हैं। इतना जो होता है वो आप कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास होगा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो होगा वो क्या होगा, दो टाइप का एनालिसिस जो होता है वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि सॉइल को किस तरह से क्लासिफाइड जो होगा वो उसके ग्रेन को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाएगा। वो दो तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक तो सीव एनालिसिस और एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस में जो होता है वो कहते हैं 80 mm से 75 माइक्रोन तक के पार्टिकल जो हो गए वो क्या हो गया, अगर आपके पास हैं तो वो सीव एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो होगा वो क्लासिफाइड किए जाएंगे। सीव एनालिसिस को हम दो टाइप से जो होता है वो क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो ड्राई सीव एनालिसिस और एक वेट सीव एनालिसिस। ड्राई सीव एनालिसिस की बात करें तो ड्राई सीव एनालिसिस में अगर पार्टिकल की साइज 4.75 mm से ज़्यादा है, अगर पार्टिकल की साइज 4.75 mm से अगर ज़्यादा होती है तो वह जो होगा वो ड्राई सीव एनालिसिस में क्लासिफाइड होगा। और अगर पार्टिकल की साइज जो होती है वो क्या होती है, 4.75 mm से जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच में होती है, तो वो आपके पास वेट सीव एनालिसिस में जो होगा वो क्लासिफाइड होगा। तो वेट सीव एनालिसिस में जो होगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप 1 लीटर वाटर के साथ जो होगा वो क्या चीज़ मिलाओगे, सोडियम हेक्सा मेथाफॉस्फेट जो होगा वो मिलाओगे, सोडियम हेक्सा मेथाफॉस्फेट जो होगा वो मिलाया जाएगा। तो इस तरह से जो होगा वो क्या होगा, सीव एनालिसिस को जो होगा वो आप दो भागों में बांटोगे, ड्राई सीव एनालिसिस और वेट सीव एनालिसिस जो होगा वो हम क्लासिफाइड इसको करेंगे। और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा दो तरीके से किया जाता है, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अभी हमने यहाँ पे सीव एनालिसिस जो होता है वो देखा है, नेक्स्ट हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस को जो होगा वो डिस्कस करेंगे। एक बार इतना जो होता है वो कॉपी कर लीजिए। अब हमने जो होता है वो कहता देखा कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कहते जनरली दो टाइप से जो होगा वो क्लासिफाइड किया जाएगा। एक हमारे पास जो होता है वो कहता है सीव एनालिसिस और दूसरा जो होगा वो सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होगा वो क्या होगा आपका, कब किया जाएगा, जब पार्टिकल जो होंगे वो आपके पास लेस देन 75 माइक्रोन होंगे। जब हमारे पास जो पार्टिकल होंगे वो यदि 75 माइक्रोन से कम होते हैं तो जब आपके पास क्या किया जाएगा, सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होगा वो किया जाएगा। ये किस पर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन द स्टोक लॉ पर जो होगा वो बेस्ड होगा। V = 2/9 r² गामा s माइनस गामा w अपॉन ईटा जो होगा वो होगा, ये हमारे पास स्टोक लॉ कहलाता है। लिमिटेशन ऑफ स्टोक लॉ की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर ये जो V है ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। V जो कहलाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। लिमिटेशन ऑफ स्टोक लॉ की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन क्या हो जाएंगे, पार्टिकल साइज शुड बी स्फेरिकल, पार्टिकल साइज जो होती है वो स्फेरिकल होनी चाहिए। साइज जो होती है वो 0.2 से 0.0002 mm तक जो होगी वो जाएगी, 0.2 से 0002 mm तक जो होगी वो जाएगी। रेनॉल्ड नंबर आपका लेस देन ऑफ 1 जो होता है वो होना चाहिए। फिर अगर सेडिमेंटेशन एनालिसिस की हम बात करें, ये तो स्टोक लॉ के सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है वो कहते हैं कौन से लॉ पे बेस्ड होगा, तो वो स्टोक लॉ पे बेस्ड होगा। अगर सेडिमेंटेशन एनालिसिस के टाइप की बात करें कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होगा वो कितने टाइप का होगा, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होगा वो जनरली दो टाइप का होगा। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोमीटर मेथड और सेकंड हो जाएगा हमारे पास पीपेट मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड में हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इसमें करेक्शन होते हैं 3 टाइप के। तो वो करेक्शन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है मेनिस्कस करेक्शन, सेकंड होता है डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन और थर्ड होता है आपका टेम्परेचर करेक्शन। तो मेनिस्कस करेक्शन जो होगा वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगा, डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा और टेम्परेचर करेक्शन जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास आ सकता है। और स्टोक लॉ जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि स्टोक लॉ के लिमिटेशन आपसे पूछ सकता है कि स्टोक लॉ की लिमिटेशन जो होगी वो क्या होगी। तो पार्टिकल साइज आपकी स्फेरिकल होगी और साइज जो होगी वो 0.2 mm से 0.0002 mm तक होगी और रेनॉल्ड नंबर जो होगा वो आपके पास लेस देन ऑफ 1 जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर मेथड में जो करेक्शन लगेंगे आपके वो मेनिस्कस करेक्शन, डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन और टेम्परेचर करेक्शन जो होगा वो आपके पास लग जाएगी। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलता है। अब आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की है उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो होता है वो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हमने डिस्कस किया है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो फिजिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग के अकॉर्डिंग जो होता है वो हमने डिस्कस किया था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अकॉर्डिंग सॉइल जो होती है वो कितने टाइप की होती है वो हमने डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड इट्स रिलेशन, प्रॉपर्टीज जो होती है वो कहते हैं सॉइल की क्या होती है और रिलेशन उनके बीच में जो होते हैं वो कहते हैं कौन से डेवलप होते हैं वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने किया है वाटर कंटेंट के मेथड,
वाटर कंटेंट के मेथड जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ जो होती है हमने यहाँ पे डिस्कस की है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के मेथड वाटर कंटेंट में हमने ओवन ड्राइंग, पिक्नोमीटर, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, ये सभी चीज़ें जो होती है वो डिस्कस की है। नेक्स्ट हमने जो होता है वो कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड में जो होता है वो कहता है हमने कोर कटन मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में डिस्कस किया है। और लास्ट हमने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किया है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, एक तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस और एक सीव एनालिसिस जो होगा वो होगा। उसमें हमने हाइड्रोमीटर के करेक्शन जो होता है वो पढ़े हैं कि भाई हाइड्रोमीटर मेथड में जो होता है कौन कौन से मेनिस्कस टेम्परेचर करेक्शन जो होता है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आज हमने AN के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होता है अप्रोक्स 30% पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट किया है। कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लासें, 1 या 2 क्लासें टोटल मिला के 3 क्लासों में जो होता है वो कहता है हमारे पास सोइल जो होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगी। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो कहता है वो भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि जिसमें से क्वेश्चन जो होता है वो कहता है आ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा वो क्या होगा, जो भी रिलेटेड हमारे पास परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के क्लासिफिकेशन जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप ये क्लास जो होता है वो कहता है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।